आइए बच्चों, आज आप सबको हम पाई चार्ट से संबंधित प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, ये चीज़ है क्या, इसके विषय में आपको पूरी तरह से विवरण देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैथ में आप सब पढ़े होंगे सांख्यिकी यानी आंकड़ों की गणित। सांख्यिकी जिसे अंग्रेजी में स्टैटिक्स कहा जाता है। स्टैटिक्स स्टेट शब्द से मिलकर के बना है। स्टेट मीन्स होता है राज्य। जिस तरह से पहले राज्य का संचालन करने के लिए राजा लोग अपनी सेना के आंकड़ों को एकत्र करते थे, हमारे पास कितनी सेना है, उनके लिए कितना सामग्री खाद्य चाहिए, खाद्य सामग्री चाहिए यानी राशन, उनके लिए कितने घोड़े चाहिए, कितने हाथी चाहिए यानी हमारी हाथी की सेना कितनी है, घोड़े की सेना कैसी है, इसके लिए उन्हें एक लिखित आंकड़ा रखना होता था। अर्थात ये आंकड़ा एकत्र किया जाता है और इसी को जो है हम कहते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स उस समय तो राजाओं को राज्य संचालन के लिए ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन आज के परिवेश में हम पाते हैं कि धीरे धीरे ये हमारे दैनिक जीवन में समावेश हो गई है। सांख्यिकी एक ऐसी चीज़ है जिसे आज हम पर डे एक एक दिन में हम देखते हैं कि सुबह से शाम तक इसका हम यूज करते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि हम अपने दूध के लिए एक आंकड़ा लेते हैं कि हमारा मंथली दूध कितना आ रहा है, उसे लिख करके हम रखते हैं। एक हमारा कोई भी हमारी तनख्वाह होती है, एक महीने की सैलरी हमें मिलती है, हमें पता नहीं चलता कि हमारा सैलरी कहाँ ख़त्म हो गई। अर्थात इस सैलरी को हम निरीक्षण करने के लिए हम खर्च में अपने कमी तो नहीं करते हैं, लेकिन पर डे हम उसे लिखना प्रारंभ करते हैं कि हम किस डेट में किस मद पर अपनी आय को हम खर्च कर रहे हैं, अपने पैसे को खर्च कर रहे हैं। जब इस तरह से हम देखते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि 20-25 तारीख पहुँचते पहुँचते हमारा पैसा ख़त्म हो जाता है और हम उसमें कुछ बचा नहीं पाते हैं, तो जब हमने उसको लिख लिया है, एक आंकड़ा रख लिया है कि मेरा पैसा कहाँ कहाँ और किस किस मद पर खर्च हो रहा है, क्या वह वाजिब है या गैर वाजिब है, तो इसे हम आकलन लेते हैं कि जिस तरह से हमारे घर में अगर हम 4 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, तो 5 सदस्यों के लिए हमें 10 नग साबुन की आवश्यकता है या 12 नग साबुन की आवश्यकता है, तो हम 2 दर्जन या 1 दर्जन क्यों लाएं, 2 दर्जन साबुन हम क्यों लाएं। अगर हमारे घर में 4-5 सदस्य हैं, तो अगर हमें 2 लीटर दूध की ज़रूरत है तो 4 लीटर दूध क्यों आ रहा है, ये हमारा गलत प्रयोग हो रहा है। यहाँ से हम कटौती कर सकते हैं। अर्थात ये चीज़ हम कब कर सकते हैं, जब हम एक एक चीज़ का आंकड़ा रखते हैं और यही आंकड़ा जब हम एकत्र करते हैं तो हम उसका मूल्यांकन कर लेते हैं कि किस मद पर हमारा अधिक पैसा खर्च हो रहा है, किस मद पर हमारा पैसा जितना खर्च होना चाहिए नहीं खर्च हो रहा है। अर्थात उसका हम सही यूज करना चालू कर देते हैं और उसी में से थोड़ा थोड़ा कटौती करके हम अपनी एक बचत भी बना लेते हैं। तो ये चीज़ है, आज ये हमारा जो चैप्टर चल रहा है ये सांख्यिकी है। ये कहा जाता है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। इसमें बहुत सारे आंकड़े होते हैं, एक आंकड़े से इसका निर्धारण नहीं होता है। ये मूल्यांकन की गणित है, ये आंकड़ों की गणित है। जिस तरह से एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, क्लास में सभी बच्चों का हम एक परीक्षा लेते हैं, टेस्ट लेते हैं और उस टेस्ट के माध्यम से हम ये चेक करते हैं कि हमारे कितने बच्चे 70% या 75% के एबव अंक प्राप्त किए हैं, कितने हमारे 60 और 75 के बीच में हैं, कितने हमारे 45 और 60% के मध्य में हैं, कितने हमारे 45 या 33% के नीचे हैं। तो इससे हम ये अपना मूल्यांकन करते हैं कि अगर हमारे बच्चे आधे से अधिक या 70-80% बच्चे जो है हमारे 50% से एबव हैं या 45% से एबव हैं, तो हम अपने को अच्छा साबित कर सकते हैं, कह सकते हैं।
लेकिन अगर हम यहाँ पर ये कहें कि हमारे अधिक बच्चे जो है वह 50% के नीचे हैं, 20% 15% बच्चे 50% के ऊपर हैं, अर्थात हमारा आंकड़ा ये बता रहा है कि हमारा रिजल्ट गड़बड़ है। तो ये आंकड़ों की गणित है, ये हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं और यहाँ पर आंकड़े प्रस्तुतिकरण का पर ही हम जा रहे हैं। चूँकि आप पढ़ करके आज कंपटीशन में बैठने जा रहे हो, टेट पास करोगे, सुपर टेट पास करोगे, यहाँ पेट पास करोगे, जैसा कि राज्य सरकार के लिए पेट है और केंद्र सरकार के लिए सी टेट है, उसी तरह से यहाँ पर पेट अगर राज्य सरकार के लिए है तो इसमें आपको पास होना अनिवार्य होता है। चूँकि एक लिमिट के ऊपर ही बच्चे लिए जाएंगे, इसमें आपको अधिक से अधिक अंक लेने के लिए आता है। पेट एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको मैथ जैसे सब्जेक्ट में आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण यानी सांख्यिकी पर आधारित प्रश्न 20 नंबर के आते हैं। 5 नंबर से हमारे प्रश्न आते हैं परसेंटेज से, लाभ हानि बट्टा साधारण ब्याज या हमारे रेशियो पर आधारित और यूनिट पर आधारित प्रश्न आते हैं। तो 5 क्वेश्चंस हमारे एलिमेंट्री से आते हैं और 20 प्रश्न हमारे आते हैं आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण से, जिसे DI कहा जाता है, डाटा इंटरप्रेजेंटेशन यानी DI, डाटा यानी आंकड़े, प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण। तो आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण पर हमारे प्रश्न बनते हैं। ये आंकड़े जब हम पेश करते हैं या देखते हैं तो इससे एक चीज़ होता है कि किसी मद पर सही उपयोग अब इसका यहीं से है कि जब हमारे पास अगर जैसे हम एक अधिकारी के पद पर जा रहे हैं, वह अधिकारी का पद हमारा BDO भी हो सकता है या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या ग्राम यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसे हम सचिव कहते हैं, सेक्रेटरी कहते हैं, या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि BDO कहा जाता है। तो यहाँ पर आप अधिकारी भी पद पर जा सकते हैं, कर्मचारी पद पर भी जा सकते हैं। इस चीज़ को दोनों लोगों को सीखना पड़ता है, चाहे आप अधिकारी हों चाहे कर्मचारी हों। क्यों सीखना पड़ता है? जैसे एक अधिकारी, आप BDO हैं, आपके अंडर में 10 ग्राम सभाएं हैं और आपको 10 ग्राम सभाओं के लिए पैसा आवंटित किया गया है और आप उसे 10 ग्राम सभाओं में प्रधान और सेक्रेटरी के मार्फत पैसा दे रहे हैं और विकास कार्य के लिए खर्च करने के लिए कहे। अगर वह पैसा आप दे रहे हैं और उसका खर्च कहाँ कहाँ हुआ है, इसे जानने के लिए आपको आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण बिल्कुल अच्छी तरह से आना चाहिए। क्योंकि जब एक वर्ष में अगर 1 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है तो वह 1 करोड़ रुपया किन किन मदों पर खर्च हुआ और उसका लेखा जोखा एक दिन का तो है नहीं, वर्षों का है। तो अगर उसे देखना पड़े तो आप एक दिन में देख नहीं सकते हैं, इसलिए उसे आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो एक आंकड़ा बनाया जाता है। उदाहरण के लिए उसे यूँ समझें कि जब वह आंकड़ा आपके सामने आता है तो वर्ष भर में खर्च किए गई राशि को आप आंकड़े के रूप में देखते हैं, एक ग्राफ के रूप में देखते हैं और ग्राफ देखते ही पूरी तरह से उस पर आप पकड़ बना लेते हैं कि ये किस किस्मत पर कितनी कितनी राशि खर्च की गई है। और उसे देखते ही आप जिस चीज़ को महीने 2 महीने में समझा जाना चाहिए उसे आप आधे घंटे 1 घंटे में देख करके पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं कि ये पूरी राशि सही स्थान पर और सही रूप में खर्च की गई है। तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। उदाहरण के लिए जैसा कि आप लोग इस समय सब बच्चे हैं तो क्रिकेट वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। अगर क्रिकेट में आप सपोज़ कीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है तो उत्तेजना सभी के अंदर होती है कि हम वहाँ पर शुरू से अंत तक मैच को देखें। लेकिन अगर उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि आधे घंटे विलम्ब से पहुँच रहे हैं और वहाँ पर आपके साथी लोग पहले से देख रहे हैं, तो आपके मन में जिज्ञासा होती है। आप अपने साथियों से पूछते हैं कि भाई अभी तक कितने रन बन चुके हैं या इसमें कितने लोग आउट हो चुके हैं
किस ओवर में सबसे अधिक रन बना है, कितना अधिक बना है, या किस ओवर में कितने विकेट गए हैं, तो ये कोई बता नहीं पाता। इसके लिए अगर आप लोग गौर करें तो हर ओवर की समाप्ति पर एक ग्राफ बन करके आता है, यानी आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण आपके आँखों के सामने कई रूपों में होता है। जब वह वृत्ताकार रूप में बन करके आता है, एक वृत्त के रूप में बनता है, तो इसे हम कहते हैं पाई चार्ट। इसे हम क्या कहते हैं? पाई चार्ट कहते हैं। इसमें आंकड़े इस तरह से दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पर बीच में एक फील्ड बना ली गई और इसमें दर्शाया जाता है कि यहाँ पर आपका विकेट है, यहाँ पर हमारा खिलाड़ी खड़ा है और इधर से बॉल फेंकी जा रही है। तो इसमें बीच बीच में आपको ये दर्शाया जाता रहता है, ये 30 गज का घेरा है। जैसे पावर प्ले चल रहा है तो यहाँ पर आपके अधिकतम खिलाड़ी यहीं पर होते हैं। इस 30 गज के घेरे के बाहर केवल आपके 3 खिलाड़ी होते हैं। तो इस तरह से 3 खिलाड़ी बाहर होते हैं, बाकी सभी ये अंदर होते हैं। तो ये आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती है, ये आंकड़ा देखते ही आप समझ जाते हैं कि हमारे खिलाड़ी कितने कहाँ पर हैं और किस किस स्थान पर खड़े हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको ये होता है कि हमारे रन किधर बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। तो इसी पाई चार्ट में अगर कोई यहाँ बल्लेबाज है और यह गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजता है तो ये ऊपर से उड़ती हुई जाती है, ऐसे जाकर गिरती है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो ये जो बाउंड्री के बाहर जा रही है, ये 6 रन है, छक्का मारा गया है। इस तरह से आप देख सकते हैं। इससे किसी को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके आंखों के सामने जैसे ही चार्ट आता है आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं कि अब तक केवल 4 छक्के लगे हैं। लेकिन इसी में लाइनें और चलती हैं, ऐसे अंदर गिर करके तो गेंद बाहर निकलती है। इससे ये स्पष्ट होता है कि ये हमारे 4 रन हैं जो अंदर गेंद गिरने के बाद बाहर निकल गई है। तो ये सब किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं होती है, यही है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। यहीं से आपको कुछ गेंदें इस तरह से जाती हैं कि अंदर ही रह जाती हैं। ये आपके 1 रन, 2 रन, 3 रन जो बने होते हैं उनका ये ग्राफ होता है। तो इस तरह से आप कैच करते हैं और देखते हैं कि कितने 4 रन बने हैं, कितने 6 रन बने हैं। तो एक तो आंकड़ा ये इस तरह से पेश किया जाता है। लेकिन यही चीज़ आपको अगर गौर करें तो दोबारा में अगर आप देखते हैं कि अब तक कौन कौन क्रिकेट खिलाड़ी हमारे आउट हो चुके हैं, तो इस पर आपको एक आयतनुमा सारणी बनाया जाता है, जिसे कहते हैं सारणीयन। ये सारणीयन बनती है। इसमें आपको इस तरह से दे दिया जाता है, बैट्समैन के लिए दिया जाता है कि यहाँ पर उसका नाम होगा, यहाँ पर उसका नाम, आगे उसने कितनी गेंद खेला है, गेंद की संख्या, इस गेंदों में उसने कितने 4 रन मारे हैं, कितने 6 रन बनाए हैं। इस तरह से उसका दिया जाता है, कितनी गेंद, कितना 4, कितना 6, यानी ये सारणी के रूप में आपके बल्लेबाजों का विवरण दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सारणीयन कहते हैं। ये सारणीयन है, ये पाई चार्ट है। अब यहाँ पर जैसे ही ओवर समाप्त होता है आपके सामने एक सारणी बन करके आ जाती है। इसमें बैट्समैन का नाम होता है, उसने कितनी गेंद खेली है, कितने रन बनाए हैं, टोटल रन कितने बने हैं, उसमें से कितने 4 रन बनाए हैं, कितने 6 रन बनाए हैं। लेकिन इसी में अगर बल्लेबाजों का आंकड़ा दिया जाता है तो इसी सारणी में उसका गेंदबाज का नाम होता है और नाम के आगे उसने कितनी गेंदें डाली हैं, कितने विकेट लिए हैं, इस विकेट के बाद उसने कितने रन दिए हैं और उन रनों में इसी में कितने मेडन ओवर डाले हैं, ये चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से गेंदबाज का नाम, कितनी गेंदें यानी कितने ओवर फेंक चुके हैं, कितना विकेट लिया है, कितना रन बनाया है, रन दिया है और कितने ओवर मेडन डाले हैं। तो इस तरह से उसका सारणीयन में ये गेंदबाजों का सारणी बनती है और ये बल्लेबाजों का, जो कि ओवर समाप्त होने पर आती रहती है। तो ये आंकड़े हैं, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। इसी में एक और दिया जाता है जिसे आप आयत बहुभुज कहते हैं। वह इस तरह से बनता है, बीच बीच में ओवर समाप्ति की ओर बीच बीच में ओवर समाप्ति जब होती है तो उस ओवर समाप्ति के बाद आपको दिया जाता है यहाँ पर
जैसे कोई ओवर चल रहा है, यहाँ पर इसमें पहले ओवर में इस पर रन दर्शा दिया गया है और इस पर गेंद दर्शाई गई है, ओवर दर्शाया गया है। ओवर की संख्या इस पर होता है, इस पर रन होता है। जैसे किसी ओवर में अधिक रन बने हैं, यहाँ पर ये 2 रन, 4 रन, 6 रन, 8 रन, 10 रन, 12 रन, 15 रन, 16 रन, इस तरह से रनों की संख्या होती है। इस पर 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरह से। तो अगर और इस पर ओवर है तो यहाँ पर जैसे इसको आयत के रूप में बनाया जाता है। अगर पहले ओवर में 6 रन बने हैं तो इसे इस तरह से दर्शा दिया जाता है। अगले ओवर में अगर हमारे 10 रन बने हैं तो इसे यहीं से ऐसे बढ़ा करके ऐसे बना दिया जाता है। अगर तीसरे ओवर में हमारे 4 रन बने हैं और इस ओवर में 1 विकेट गिर गया है तो इसके लिए ऐसा बना दिया जाता है। अगले ओवर में रन कम बने हैं, ऐसा हुआ है, लेकिन अगर इसी में अगले ओवर में इस तरह से बना है, अधिक ऊंचा गया तो ये इसे कहा जाता है आयत बहुभुज। ये आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण हो रहा है जो आप वहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन वहाँ पर पहुँचते ही आप किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती है और ये आंकड़ा देखते ही आपको पता चल जाता है कि अभी तक 5 ओवर डाले गए हैं। तीसरे ओवर में 1 विकेट गिरा है जिसमें 4 ही रन बने हैं और अधिकतम 5वें ओवर में सबसे अधिक रन बने हैं, लगभग 12 से अधिक रन बने हैं या 12-13 रन बने हैं। तो ये आपका आयत बहुभुज होता है, यह पाई चार्ट होता है, ये सारणियन होता है। ये आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण हो चल रहा है जिसे आप मौजूद तो नहीं थे, लेकिन उस आंकड़े को जब आपके सामने लाया गया तो आप देखते ही तुरंत समझ जाते हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती है। इसी चीज़ को जब एक टीम खेल चुकी होती है और दूसरी टीम खेलना चालू करती है, कुछ देरों के बाद दोनों टीमों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, जिसमें एक चार्ट बनाया जाता है जिसे कहा जाता है, यहाँ पर इसे वक्र तोरण कहा जाता है। वक्र तोरण ये बनता है रनों के टोटल योग से, जिसे कहा जाता है, अगर स्टैटिक्स में आप पढ़े हो, संचयी बारंबारता संचय किया गया। इसमें एक टीम का दर्शा दिया जाता है कि एक टीम इस तरह से चलते हुए बीच में थोड़ा से दबी और यहाँ पर इसके विकेट गिरे और ये रन ज़्यादा नहीं बनाए, फिर ये धीरे धीरे उठे और फिर विकेट गिरा, फिर इस तरह से उठते गए और यहाँ पर इतने रन बनाए। लेकिन दूसरी टीम आई है, स्टार्ट में इसका प्रदर्शन कमज़ोर रहा है, ये इस तरह से, ये वक्र तोरण की लकीरें कभी नीचे नहीं जाती, बराबर ही होती हैं या तो ऊपर की ओर जाती हैं। यहाँ पर विकेट गिर गया, इसके विकेट गिर गए, ये दबी रही, लेकिन ये टीम धीरे धीरे अपने को आगे बढ़ाती रही। लेकिन जब ये आगे उठे तो इस तरह से उठते चले गए कि ये आगे निकल गए। इसे कहा जाता है वक्र तोरण। ये दोनों टीमों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है कि किस ओवर में दोनों की कंडीशन कितनी थी। अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर स्टार्ट के देखा जाए तो 2 ओवर 3 ओवर तक इनकी कंडीशन गड़बड़ थी, लेकिन ये चौथे 5वें ओवर के बाद ये आगे बढ़ना चालू किया और आगे बढ़ते चले गए। तो ये आपका आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण है। यही चीज़ें आपको अपने अधिकारियों के सामने प्रस्तुत किया करना होता है। जैसे आप एक सेक्रेटरी हैं और आपको एक स्कूल में, आपके ग्राम सभा में स्कूल के लिए एक बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा आवंटित किया जाता है 10 लाख रुपए, और इस 10 लाख रुपए को आप खर्च करते हैं तो खर्च कहाँ करेंगे उसका आंकड़ा देना है। इसलिए आप उस मद को कहाँ कहाँ खर्च करते हैं एक सारणी बनाते हैं। जैसा कि आप पाई चार्ट में पढ़े होंगे, यहाँ पर अगर इसे बनाते हैं हम तो इसमें चूँकि मकान बना रहे हैं तो मकान में पैसा कहाँ खर्च होगा, आपका ईंट पर खर्च होगा, मजदूरी पर खर्च होगा, सीमेंट पर खर्च होगा, लकड़ी पर खर्च होगा, सरिया पर खर्च होगा। इस तरह से इसमें आपके आंकड़े बनते हैं और कुछ पैसे आप अन्य खर्च में जाते हैं। अगर इसे हम मजदूरी कहें तो लगभग ये देखिए, ये मजदूरी है, ये सीमेंट है, ये इस्पात है, यानी लोहा सरिया जिसे बोलते हैं इस्पात है,
ये आपके बालू है, ईंट है, इस तरह से। और यहाँ पर अन्य खर्च में जाता है। अन्य खर्च में आपका, इसे हम और एक में बांट सकते हैं, जैसे लकड़ी पर खर्च है, लकड़ी पर यानी कि ये। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, हमें अपने अधिकारी को 6 महीने बाद जब बिल्डिंग बन के तैयार होगी उसको आंकड़ा देना है, तो हम आंकड़ा कैसे देंगे? क्या 6 महीने बैठकर उसका डेली का हिसाब उसको समझाएंगे? नहीं, उसे यही आंकड़ा प्रस्तुत करके उसके सामने दिया जाता है कि आपने 10 लाख रुपए दिए थे जो भी, या 12 लाख रुपए थे। अब यहाँ पर अगर इसको हम ऐसी संख्या रखते हैं जो कि, चूँकि ये एक वृत्त है और वृत्त में अंश कितना होता है, जैसा कि आप जानते हैं वृत्त में 360 अंश होते हैं, और परसेंट में अगर हम जाते हैं तो 100% होता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये 100% किसको दर्शा रहा है? 360 अंश को। बस इसी पर हम इस आंकड़े को बनाते हैं कि हमारा जो है 25% धन खर्च हो गया है मजदूरी पर। अगर अंश में देते हैं तो इसी को अंश में भी दे सकते हैं। सीमेंट पर हमारा 15% है, इस्पात पर हमारा 15% है, यहाँ पर लकड़ी पर हमारा 10% है, बालू पर हमारा 5% है, यहाँ पर ईंट पर हमारा 15% है। तो इस तरह से यहाँ अन्य खर्च पे हमारा 15% है, या इसको हमें, चलिए यहाँ पर हम 15% कर देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा खर्च है। ये अगर परसेंट में है तो हम यहाँ पर समझ जाते हैं कि कुल पैसे का हमारे 10 रुपये का खर्च किस पर गया है, यानी कि 100 रुपये का खर्च, 100 रुपये का अगर खर्च हुआ तो 25 रुपये मजदूरी पर निकल गया है, 15 रुपये सीमेंट पर निकला है, 15 रुपये सरिया पर निकला है, 15 रुपये 10 रुपये लकड़ी पर निकला है, यानी जिसे हम कहते हैं पटरा और बल्ली। और यहाँ पर ये ईंट पर गया है, और ये हमारा अन्य पर, जैसे मज़दूरों को पानी पिलाने के लिए या उनको कुछ खर्च देने के लिए यहाँ पर ये दिया गया है। तो ये अन्य खर्च हैं। अर्थात अब यहाँ पर अगर आपका अधिकारी भी इस चीज़ को पढ़ करके गया है और आप पढ़ करके गए हैं, तो दोनों लोगों के लिए ये है कि आपको समझना है, आपको समझाना है, अधिकारी को समझना है। आप बना करके चार्ट दे रहे हैं, अधिकारी आपका देखते ही तुरंत समझ जाता है कि ये मद, कौन कौन से मद पर कितने रुपए खर्च हुए हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो इसी को कहा जाता है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। और आज इस समय जो आपका ऑनलाइन परीक्षा हो रही है या आपके राज्य सरकार की पेड परीक्षा चल रही है, इस पेड परीक्षा में 20 नंबर का प्रश्न इसी पर चल रहा है, जो पाई चार्ट, सारणीयन, आयत बहुभुज, यहाँ पर ये आपका ग्राफ, इसे कहा जाता है, इसे ये आरेख, दंड आरेख है, इसे कहा जाता है आपका आयत बहुभुज। आयत बहुभुज ही होता है, इसे बना दिया जाता है, उसके चीज़ों को मिला करके इसे दंड आरेख में कर देते हैं। जैसे यहाँ पर इसे ऐसे कर दिया जाए, मध्य से मिला दिया जाए, तो इस तरह से जो आंकड़ा बनता है ये आता है आयत बहुभुज में ही, लेकिन इसे आप इस तरह से देखते हैं, मध्य बिंदुओं को मिला करके बनाया जाता है। इसी तरह से ये बना हुआ एक चित्र है। तो इस तरह से ये आयत बहुभुज में ही इसको बनाया जाता है। इसे रेखा, हाँ आप कर दीजिए।